हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को मेरे तरफ से आज इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आज जो हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे ये आपका एयरफोर्स का मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट 4 होगा और ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन पर मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा और मैं आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं सारे उस पर बात करूंगा। पहले मॉक टेस्ट के बारे में मैं आज बात कर लूँ, पहले इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दूं। और मैंने इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रखा था, तो आप वहाँ से बनाए होंगे और आप आज देखेंगे कि आपका स्कोरिंग कितना हो रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसे ही सभी क्लास को, सारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे तो काफ़ी आपके लिए रिवीजन होगा और बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पर इससे संबंधित हैं। आप तो आज पहली बार आप देख रहे हैं तो ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ये मॉक टेस्ट आपका 4 है। मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ये बहुत बार एयरफोर्स में पूछा जाता है या नेवी में। फाइंड एडवर्ब कह रहा है कि एडवर्ब ढूंढना है ओबीडिएंट का। ओबीडिएंट वर्ड जो है यहाँ पे इसका एडवर्ब ढूंढना है। पहले तो ये देखना है कि ओबीडिएंट मतलब होता क्या है। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी होता है। ओबीडिएंट उसको कहते हैं जो हर बात को मानता है, आज्ञाकारी है। तो इसका एडवर्ब ढूंढना होगा। तो एडजेक्टिव है, ओबीडिएंट एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई जुड़ जाता है। जैसे किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो उस एडजेक्टिव के लास्ट में आप एल वाई अगर जोड़ देंगे तो एल वाई जोड़ते ही वो याद रखिएगा एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ भी तो वही किया जाएगा। ओबीडिएंट एक एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़िएगा तो एडवर्ब बनेगा। देखिए पहला ऑप्शन ओबीडियंस से भी बहुत बार पूछा है पेपर में। ओबीडियंस नाउन का काम करेगा तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए लिखा है ओबीडियंसली, वो नाउन में एल वाई लगाया गया है, ये तो इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखिए आपका आंसर है ओबीडियंटली लिखा है। इसमें देखिए ओबीडियंट में आपका एल वाई जोड़ा गया है तो आपका एडवर्ब का काम किया, आपका आंसर सी जाएगा। ओबे तो यहाँ आज्ञा मानना, वर्ब का काम किया है, V1 है। तो आपका ये पहला का आंसर जाएगा कैट जाएगा, ओबीडियंटली होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। लिखा है फाइंड वर्ब ऑफ डेंजर। डेंजर यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। डेंजर मतलब होता है खतरा। अब कहा जाए कि ये डेंजर वर्ड का वर्ब क्या होगा, इसके वर्ब कैसे बनेंगे। तो पहला लिखा है डेंजरस, ये तो खतरनाक हो गया, ये वर्ब नहीं है आपका, ठीक है। डेंजर्ड ये भी गलत है। अब आगे देखिए इंडेंजर, ये इंडेंजर आपका कैट जो है आपका ये वर्ब है। इंडेंजर मतलब होता है खतरा बढ़ाना या खतरे में डालना। तो आपके चारों ऑप्शन में से ज़्यादा बेहतर देखा जाए तो डेंजर का आपका वर्ब होगा इंडेंजर, ठीक है। आइए अब लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन फाइंड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको ढूंढना है तो किसका, स्टोन्स का। जैसे आपके पास बहुत सारा पत्थर है, ढेर है पत्थर का आपके पास, और उस पत्थर के कलेक्टिव वर्ड को कौन सा वर्ड से डिनोट किया जाएगा। तो देखिए पहला वॉली लिखा है। मैं बताऊंगा कि वॉली अक्सर जो होता है ना गोलियों की बौछार के लिए होता है, तीरों का बौछार, ठीक है। उसी तरह देखिए पिल, पिल भी कलेक्टिव नाउन का काम करता है। ये देखिए हिप, हिप मतलब ही अनाज या एक तरह से कह सकते हैं किसी वस्तु का ढेर। तो स्टोन भी यहाँ तो पत्थर है, वस्तु है, उसका ढेर ही होगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हिप हो जाएगा, आंसर सी जाएगा, ठीक है। अब आगे, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर में फाइंड सुटेबल ऑप्शन इन पैसिव, यानी आपको पैसिव वॉइस का सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है एक्टिव में, वी गेव अ पेयर ऑफ गोगल्स, हम लोगों ने दे दिया है एक पेयर चश्मे को, ठीक है। वी गेव अ पेयर ऑफ गोगल्स, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। वी गेव अ पेयर ऑफ गोगल्स, वी यहाँ सब्जेक्ट है, ए पेयर ऑफ गोगल्स ऑब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। तो पैसिव में बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम उठा के लाएंगे ए पेयर ऑफ गोगल्स को, तो हम लिखेंगे ए पेयर ऑफ गोगल्स। ये देखिए गेव पास्ट में है तो पैसिव वॉइस से पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसका पैसिव अगर वॉइस बनाएंगे आप तो ईज नहीं होगा या ईज आर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वाज या वर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वाज या वर हमें लिखना होगा। तो ए पेयर ऑफ गोगल्स, ए पेयर ऑफ गोगल्स ए लग जाने की वजह से सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वाज आएगा। ए पेयर ऑफ गोगल्स वाज होगा। गेव है इसका V3 गिवेन होगा, बाई लगेगा, बाई लगाने के बाद प्रीपोज ओ यू का वी का अस होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है पेयर ऑफ गोगल्स ईज लगा है, देखिए यहाँ पे गेव है पास्ट में है और ये ईज पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका सूटेबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि ए पेयर ऑफ गोगल्स सही है, यहाँ तक वर लगा दिया।
ए पेयर तो सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर में वेयर लिखना तो गलत है। थर्ड ऑप्शन लिखा है ए पेयर ऑफ गोगल्स, सही है। वाज, ये भी सही है। गिवन बाय अस, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ए पेयर और गोगल्स में देखिएगा तो यहाँ ए पेयर और गोगल्स में प्रीपोजिशन ऑफ नहीं है, गलती है। ए पेयर गोगल नहीं होता है या गोगल्स, बल्कि ए पेयर ऑफ गोगल्स होता है। तो आपका आंसर कैट भी गलत है, कैट भी सही नहीं है। तो आपका आंसर अगर देखिएगा तो 4 हो जाएगा, ए पेयर ऑफ गोगल्स हो जाएगा, सही है। ए पेयर होने के कारण वाज है, वाज के बाद गिवन है, बाय अस है। तो आपका इस वॉइस का आंसर अगर देखिएगा तो डॉग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करते हैं। बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो 5 का मतलब क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब लिख लीजिए आप, कॉपी पे नहीं जानते हैं तो डायरी पे लिखिए। मिश्रित होता है, मिलावटी, मतलब सब चीज़ मिला के बनाया गया हो, हाइब्रिड है। इसको मतलब कहा जा सकता है एकदम बिल्कुल, कहा जाता है ना कम्प्लेक्स या कंपोजिट, इसी से बनता है। तो देखिए लिखा हुआ है पहला होमोजीनियस, ठीक है। अब आगे लिखा है कंपोजिट, प्योर और लव। इसमें अगर देखा जाए तो होमोजीनियस तो अलग प्रकार के बात को करता है, यहाँ पे होमोजीनियस हाइब्रिड को नहीं बता सकता, ठीक है। प्योर मतलब तो सही है, प्योर मतलब असली या शुद्ध कहा जाए। लव तो ये अलग वर्ड हुआ। कंपोजिट हो सकता है, कंपोजिट मतलब होता है क्या है, मिश्रित होता है बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक। तो आपका आंसर जाएगा, बॉय जाएगा, कंपोजिट होगा। अब 6 नंबर में आइए, डिसिक्रीट लिखा है। डिसिक्रीट मतलब होता क्या है, सावधानी या चौकन्ने होता है। आप लिखिए इसको, सावधानी या चौकन्ने। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधानी या चौकन्ने। तो पहला ऑप्शन लिखा है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। दूसरा लिखा है केयरफुल, सावधान रहना, तो ये साइनो बनेगा आपका। रैश, रैश मतलब होता है उदंड या अभिमानी। म्यूंडेन, म्यूंडेन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है साधारण होता है, नॉर्मल। तो आपका अगर दिए गए ऑप्शन में अगर देखिएगा तो आपका आंसर जाएगा केयरफुल हो जाएगा। चलिए फाइंड अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड ढूंढना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीड लिखा है, HEED। हीड मतलब होता है क्या, ध्यान देना होता है। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनदेखा करना। तो पहला ऑप्शन लिखा है केयर, केयर मतलब तो ध्यान देना, ये तो साइन हो गया। कॉशस, कॉशस मतलब ये होता है जागरूक रहना, ये भी तो साइन हो गया। अटेंशन मतलब ये होता है जागरूक रहना, ये भी। तो आपका ज़्यादा बेहतर आंसर डॉग जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, अनदेखा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे बात करते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, ठीक है। किसी बात को बिल्कुल क्लियर कर देना, स्पष्टीकरण करना। आप आर्टिकुलेट मतलब लिख सकते हैं स्पष्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अस्पष्ट। तो पहला ऑप्शन अनक्लियर, अनक्लियर मतलब तो होता ही है अस्पष्ट। सेकेंड ऑप्शन अगर देखिए, पहला ऑप्शन में अनक्लियर है, अस्पष्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखा जाए तो लिखा है इनिशिएट लिखा है, तो इनिशिएट मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना। तो ये तो साइनो हो जाएगा ना, स्पष्ट उच्चारण करना, लिख लेंगे इसका, स्पष्ट उच्चारण करना, साइनो हो जाएगा। इलोक्यूवेंट, इलोक्यूवेंट मतलब ही होता है स्पष्ट, अच्छा बोलने वाला। और कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब ही होता है समझने में सरल, समझने में आसान। तो सबका तो मीनिंग स्पष्ट है, आपका एक ही है ऑप्शन ए जो अनक्लियर है, अस्पष्ट है। तो 8 का आंसर एपल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के डायरेक्शन को पढ़ते हैं। लिखा फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, यानी फ्रेज आ गया, इसके मीनिंग को हमको पता करना होगा। लिखा है द साल्ट ऑफ द अर्थ, बहुत अच्छा फ्रेज है, आप लिख लेंगे। द साल्ट ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है, तो आप कहा जाएगा अच्छा, विश्वासी और ईमानदार व्यक्ति, लिख सकते हैं अच्छा ईमानदार व्यक्ति या अच्छा विश्वासी ईमानदार व्यक्ति, या कहिए ईमानदार व्यक्ति, सबका मतलब एक ही रहा। तो चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो कौन ईमानदार या अच्छा की बात कर रहा है, तो पहला लिखा है गुड, रिलायबल, ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है। दूसरा सेल्फिश पर्सन नहीं होगा। थर्ड नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात, ये नहीं होगा। डॉग में तो एंग्री। तो आपका चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर आंसर ए जाएगा, गुड, रिलायबल एंड ऑनेस्ट पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पर बात करते हैं। लिखा है डिड इन द वाटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हैं डिड इन द वाटर, फ्रेज है। डिड इन द वाटर का मतलब क्या होता है, मतलब सफल होने का कोई मौका न होना, सफल होने का कोई मौका न होना, नो चांस ऑफ सक्सेस इसको कह सकते हैं, या सफलता की संभावना नहीं होना, ये भी लिख सकते हैं। डेड इन द वाटर का मतलब हो जाएगा सफलता की संभावना न होना। तो अब इसमें चारों ऑप्शन में से देखिएगा तो पहला लिखा है नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, सही है, सफलता की संभावना न होना। दूसरा यार्डिंग ओनली कन्फ्यूजन, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। थर्ड डाई वाइल स्विमिंग, मतलब तैरने के दौरान मर जाना। चौथा लैंडेड इन ट्रबल। तो चारों ऑप्शन में से देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपका आंसर एपल जाएगा, नो चांस ऑफ सक्सेस। चलिए डायरेक्शन, फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आपको खोजना है। लिखा है दैट विच कैनॉट बी सीन थ्रू, मतलब जो देखा नहीं जा सकता,
मतलब जो देखा नहीं जा सकता, तो बताइए वो अपारदर्शी है। इसका मतलब किसी चीज़ से आप उसे देख नहीं सकते, मतलब वो अपारदर्शी है, साफ साफ नहीं है वो। तो चारों ऑप्शन में से पहला ट्रांसपेरेंट, ये तो पारदर्शी होता है, ये तो नहीं होगा। दूसरा ट्रांसुलेंट, ये तो पारभासी होता है, आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, ये भी नहीं होगा। ये दिखा हुआ है, देखा जाए तो एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब तो सामान्य होता है। और ये देखिए ओपेक्यू है, ओपेक्यू अच्छा वर्ड है। ओपेक्यू मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके द्वारा हम आर पार नहीं देख सकते। तो यहाँ भी तो कह रहा है कि आर पार नहीं देख सकते, तो 11 का आंसर डॉग जाएगा, ओपेक्यू जाएगा। 12 का क्वेश्चन कहिएगा तो बहुत अच्छा है, आपका वन वर्ड ही है। पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर, एक ऐसी शक्ति जिससे दूसरे के हम सोच को जान सके। लिखा है पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर, दूसरे के सोच को जानने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन लिखा है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब होता है नस से संबंधित, नस नर्व से संबंधित जो होता है ना, न्यूरोपैथी कहा जाता है। सेकंड लिखा है टेलीपैथी, सही है आपका। टेलीपैथी मतलब होता है क्षमता परीक्षण विज्ञान, एक ऐसी पावर आ जाती है जो दूसरे चीज़ों को हम जान जाती है, तो आपका टेलीपैथी आंसर सही है। होम्योपैथी, होम्योपैथी एक उपचार का माध्यम है, ठीक है। ऑर्थोपैथी, ऑर्थोपैथी भी देखे होंगे, बिना दवा का होता है सब, तो काफ़ी अच्छा है, समझ रहे होंगे आप। आंसर इसका बॉय जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एरर है। ये फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, ये आपका जो सेंटेंस है इसमें एरर क्या होगा ये ढूंढना है आपको। तो लिखा है मिस्टर गुप्ता, नाम है किसी का, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, एंड यंगर ब्रदर, और अपने भाई के साथ, वर प्रेजेंट, मौजूद थे, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था क्लास में कि अगर कभी मानिए, देखिए दो नाउन या दो से अधिक नाउन, देखिए एक मिस्टर गुप्ता एक नाउन हो गए, और देखिए हिज वाइफ है, ठीक है। अगर ये दोनों वर्ड कभी जुड़ा हुआ है, किससे? विथ से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे विथ से जुड़ा हुआ है, या एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ये भी बताए थे, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, या और बोले थे एलॉन्ग विथ से जुड़ा हुआ है, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जुड़ने पर आपका जो सब्जेक्ट होता है शुरू वाला हो जाता है। देखिए विथ से यहाँ जुड़ा है, तो विथ से जब यहाँ पे अगर जुड़ा है, देख रहे हैं कि अगर विथ से यहाँ जुड़ रहा है तो आपका सब्जेक्ट विथ के पहले वाला होगा। तो विथ के पहले कौन आ रहा है? मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट बन रहा है, तो मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट बनेगा। और ए हिज वाइफ और ए यंगर ब्रदर ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको पार्टिटिव कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, पार्टिटिव कहा जाएगा। तो कोई बोलेगा कि पार्टिटिव क्या है, तो कहना होगा कि जब किसी सब्जेक्ट के बाद कोई एक प्रीपोजिशनल टर्म हो और उसके बाद जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, पार्टिटिव होता है। तो आगे आने वाला वर्ब कभी भी पार्टिटिव के अनुसार नहीं होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो मिस्टर गुप्ता यहाँ सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। आगे देखिए वर्ब वर्ब आया है, वेयर वर्ब यानी वर्ब वर्ब तो प्लूरल में आता है, और गुप्ता तो सिंगुलर है, इसलिए ही आपका आंसर होगा वर नहीं होगा। आप वर के जगह पर वाज लिखेंगे, आपका आंसर जाएगा ए वाज वाला, ठीक है। आंसर सी माना जाएगा इसका। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, सिंपल है। देखिए कैन यू इमेजिन, कह रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, दैट की, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, दैट की सी हैज़ 30, कि उसका उम्र जो है 30 साल का हो चुका है, ठीक है। लिखा है 35 पेयर, सॉरी, लिखा है क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सी हैज़ कि उसके पास है 35 मतलब हो गया 35, ठीक है। ये सिंगुलर के बारे में बात कर रहा है कि प्लूरल का, तो प्लूरल का। तो इसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी नाउन आएगा तो नाउन कैसा जाएगा? प्लूरल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, 35 लिखा है और ये देखिए पेयर नाउन का काम कर रहा है। अब कोई बोले कैसे, तो देखिए ऑफ है ना, यहाँ पे ऑफ एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो दो नाउन को आपस में जोड़ता है। तो इधर का नाउन शूज हो गया, इधर का नाउन पेयर हो गया। अब जरा छोड़िए कि कितने जो जूते हैं, कितने शूज हैं, 35 हैं, 35, तो ये तो एक से ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया तो ये 35 के बाद पेयर नहीं होगा, बल्कि आपको इसको प्लूरल में पेयर्स लिखना होगा, यही गलती है। तो आपका आंसर सी जाएगा, पेयर के जगह पर पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल आप समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। लिखा है कि ही वाज लाफ, वह हंसा था, बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। देखिए लाफ के साथ ऐसे प्रीपोजिशन एट आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है कि जब हम किसी पर हंसते हैं तो लाफ के रहने पर लाफ के साथ एट होता है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आंसर हम लोग एट लिखेंगे, फ्रेज के जैसा है, तो आंसर बॉय जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि दे यूज के बाद हमेशा याद रखना होगा टू आता है, कब? जब आगे V1 इंतजार कर रहा होगा तब, ठीक है। लिखा है कि दे यूज वीडियोज, कह रहे वे लोग वीडियो उपयोग करते थे, टीच द टीच द किड्स, बच्चों को पढ़ाने के। देखिए टीच यहाँ V1 है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर होगा।
देखिए टीच जो है V1 है, तो अगर ये V1 है तो इसके पहले V1 के पहले तो हमेशा प्रीपोजिशन TO2 आता है। तो आप इस 4 प्रीपोजिशन में पहला 2, दूसरा 4 ऑफ हिम, तो कोई सूटेबल नहीं है, आपका 2 होगा। और ऐसे भी क्लियर होना चाहिए कि यूज के साथ प्रीपोजिशन जो होता है 2 ही होता है, चाहे जो भी आगे स्थिति हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। ए इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये जो 70 नंबर का क्वेश्चन है पार्टिसिपल से क्वेश्चन है। 2 तरह के जनरली पार्टिसिपल पेपर में पूछे जा रहे हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को V3 कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरियन था, रिपोर्टेड, उसने सूचना दिया था, इंक्रीजिंग केस, बढ़ते हुए मामला के बारे में, ऑफ थेफ्ट, चोरी का, ऑफ बुक्स, किताबों का, फ्रॉम लाइब्रेरी। यानी एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन है, मतलब लाइब्रेरी का देखरेख करने वाला है। रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट दिया कि केस बढ़ने लगा है, ठीक है, तो केस बढ़ने लगा है चोरी का, किताबों का, लाइब्रेरी से। तो ऐसे भी कह सकता है कि वो केस बढ़ गया है, ये भी कह सकता है, या केस बढ़ रहा है। तो बताइए आप किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर करेंगे, अभी बढ़ रहा है उसका कि जो पहले से बढ़ा हुआ है उसका? तो बढ़ा हुआ है उसका। ऐसे देखिएगा इंक्रीजिंग भी गलत नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सही है। ऐसे भी कह सकता है कि लाइब्रेरियन ने, देखिए यहीं पर इंक्रीजिंग है ना, ये पार्टिसिपल आ रहा है, ये V4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरियन है उसने रिपोर्ट दिया कि ये जो इंक्रीजिंग करने लगा है केसेज, ये भी सही है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने रिपोर्ट दिया कि मतलब बढ़ गया था चोरी। तो ऐसे में दोनों स्थिति सही है। तो ऑप्शन आइए, तो पहला इंक्रीज, ये तो V1 है, पार्टिसिपल का काम करेगा नहीं। इंक्रीज ये तो V5 है, ये भी पार्टिसिपल का काम नहीं करेगा। देखिए इंक्रीज ये काम कर सकता है। यानी आपका आंसर अगर देखिएगा तो बहुत सारे लोग नो इम्प्रूवमेंट मारेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है, इसमें कोई फिक्स तो नहीं कह रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग और इंक्रीज्ड दोनों हो सकता है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट नहीं, बल्कि हम लोग कैट मारेंगे, ठीक है, आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक बात याद रखिए कि नो सुनर कहीं पे लिखा जाता है तो आगे दैन आता है, तो देखिए नो सुनर के साथ दैन आया है। दूसरी बात याद रखिए कि नो सुनर जब सेंटेंस के शुरू में आ जाए, जैसे यहाँ पे नो सुनर आ गया, तो नो सुनर जैसे ही सेंटेंस के शुरू में आएगा, जैसे कहीं भी नो सुनर लिखिए आप, यहाँ जैसे नो सुनर लिखे तो आगे अब एक्जुलरी वर्ब लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और मेन वर्ब, ऐसे 3 चीज़ लिखना पड़ेगा। तो इसमें मिलाइए कि नो सुनर तो है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नो सुनर आज मौजूद है, ये है। लेकिन नो सुनर के बाद अगर देखिएगा तो मैंने कहा कि एक्जुलरी वर्ब होना चाहिए। ये देखिए आई है, एक्जुलरी वर्ब है नहीं, सा है, तो ये तो गलत है। तो आप इसको अब एक्जुलरी वर्ब में कन्वर्ट करके देखना है कि कौन ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन लिखा है एज सुन है। देखिए एज सुन एज इसलिए गलती है क्योंकि आगे दैन है, दैन कभी भी एज सुन एज का इंतजार नहीं करेगा, तो ये तो गलत है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है नो सुनर आई हैड सीन। देखिए इसमें भी हैड जो है एक्जुलरी वर्ब है, मैंने कहा था कि एक्जुलरी वर्ब बाहर आना चाहिए था, ये भी हैड सब्जेक्ट के अंदर है, गलत है। थर्ड ऑप्शन सही है आपका, नो सुनर डिड देखिए सब्जेक्ट के बाहर है, फिर आई है, सी है, इसको इन्वर्सन कहते हैं, तो इन्वर्सन है आपका, आंसर सी जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट 19 पर चलते हैं, 19 और 20 पे चलते हैं। ये अरेंजमेंट है, इसको रीअरेंजमेंट कहा जाता है। रीअरेंजमेंट को बनाने के लिए सबको पहले पढ़ा जाता है कि कौन सूटेबल है, कैसे क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है 1 डे, एक दिन की बात है। चलिए अब इसमें हम बात करें तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, 1 डे एक दिन की बात है। ये देखिए 1 डे जो यहाँ पे जो लिया है आपका, ये टाइम के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें देखिएगा तो अभी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है। ये 1 डे तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो ये 1 डे तो गलत है आपका। अब सब्जेक्ट कौन सा ऑप्शन में है, पी में है, ही विल, ये हो सकता है। क्यू में हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बनेगा नहीं। आर में भी नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट भी पी में है और पी में वर्ब भी है, तो ज़्यादा बेहतर अगर देखा जाए तो कौन बेहतर हो। अब देखिए इसमें कौन सूटेबल हो ये देखना है। तो कह क्या रहा है कि एक दिन की बात है। अब मैंने अगर पी से इसको लिया तो पी लिया हूँ मैं, ही विल फील, वह महसूस करेगा, ठीक है, वह महसूस करेगा। तो किसको महसूस करेगा, पी के बाद अब क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए था क्यू, ठीक है, अपने जिम्मेवारी को महसूस करेगा, यानी पी के बाद क्यू आएगा। सूनर और लेटर, आर लास्ट में आएगा, यानी जल्दी या बाद में। लेकिन हमें लगता है कि कोई ऑप्शन हमारे पास पी क्यू आर नहीं है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है चारों ऑप्शन में से, इसीलिए ए ऑप्शन सूटेबल नहीं है। लेकिन ये तो क्लियर रखेंगे ना कि हम पी के बाद क्यू लिखेंगे, क्योंकि
पी तो पहले आएगा फिर क्यू आएगा, तो खोजते हैं कि कहाँ एक साथ पी और क्यू आया है। पी के बाद क्यू कहाँ आया है तुरंत। देखिए इसमें पी और क्यू आया है लेकिन आर बीच में आ गया है, गलती है। इसमें तो पी क्यू नहीं आया, क्यू पी आया है, तो ये भी होगा नहीं। इसमें भी देखिए क्यू पी आया है, नहीं होगा। ये देखिए पी क्यू आया है लास्ट में, यानी आपका ये आंसर सही हुआ। आपका पहले आर आएगा फिर पी क्यू आएगा। यानी एक दिन की बात है कि बहुत जल्दी कहिए या बहुत बाद में कहिए, वह समझेगा, वह महसूस करेगा अपने जिम्मेवारियों को। ठीक है, तो बहुत अच्छा लाइन लिखा। एक दिन ऐसा आएगा, वो बहुत जल्दी हो या बहुत बाद में आए, कि वह महसूस करेगा अपने जिम्मेवारियों को, तो ज़्यादा बेहतर आंसर डॉग होगा, आर पी क्यू होगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। लिखा है इट वाज, यह था, लिखा है ना इट वाज, यह था। तो इट सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट एक नाउन आना चाहिए। तो पहला लिखा है फॉर लाफ्टर, तो यह था, तो फॉर लाफ्टर तो कोई ज़रूर चीज़ होगा जिस पर हंसी आदमी करेगा, तो पहले उस चीज़ को ढूंढिए जिसमें हंसी करना है। ठीक है, तो इसमें हमें नाउन खोजना होगा। ये तो फॉर प्रीपोजिशन लेके आ गया, तो सुटेबल नहीं है। अब अगर देखा जाए तो ऑकेजन, ऑकेजन मतलब होता है अवसर, मौका। और फिर देखा जाए तो आर लिखा है स्कार्स। देखिए स्कार्सली एक एडवर्ब है, और स्कार्सली जो रहता है वो मेन वर्ब के साथ या वर्ब के साथ जाता है। स्कार्सली एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को हमेशा वर्ब के साथ लिखा जाता है, और वर्ब केवल वाज ही एक है, इसलिए कहा जाएगा इट वाज स्कार्सली। यानी यह बहुत मुश्किल भरा समय था। ठीक है, अब आएगा एन, एन के बाद फिर आएगा क्यू। ठीक है, एन ऑकेजन, एक अवसर पर, फॉर लाफ्टर, ठीक है, हंसना। तो ज़्यादा बेहतर अगर आंसर देखा जाए तो आपका आर क्यू पी होगा, आंसर बॉय होगा। देखिए मैंने 20 क्वेश्चन आपके साथ एवरीडे डिस्कस किया है, तो आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली होकर बनाएंगे और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखेंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल तो देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे, इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए देखिए ये लिंक है, इंग्लिश विथ डी पांडे। आप अगर लिंक नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए एवरी डे आपको हिंदू एडिटोरियल पढ़ाएंगे। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी होगा, ग्रामर अभी चल रहा है, नाउन का पार्ट 4 आने वाला है, टेस्ट पेपर उसका मिलेगा, अलग से डिफेंस का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, एसएससी का भी स्पेशल मॉक टेस्ट है। तो इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट आपके चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे खूब देखें, रिवीजन करें और दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। नाउ थैंक यू।